नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो है वह मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ इस टॉपिक की चर्चा की थी और इसमें हमने जो है वह मत्स्य जनपद की बात कर ली थी। और इससे पहले हम जो है वह प्राचीन कालीन सभ्यताओं में विराट नगर जो है उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। विद्यार्थियों, जो है गणराज्य या जो जनपद हैं इनका मैंने विस्तार से जो है वो पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था। आज जो है वह मालव जनपद की बात करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शिवी जनपद की बात की थी, जो कि पंजाब जो है उसका हिस्सा रहा है। आज हम मालव जनपद की बात कर रहे हैं। यह भी शिवी की भांति ही पंजाब का हिस्सा रहा है। विद्यार्थियों, यूनानी लेखकों से इसकी चर्चा हमें मिल रही है और सिकंदर के आक्रमण से में यह जाति जो है मालव यह जाति जो है वो पंजाब में रावी और चिनाब के संगम पर उत्तरी क्षेत्रों पर निवास करती थी और रावी के निचले भाग में दाहिने तट पर स्थित थी। मालव जनपद का समीकरण टोंक जिले में स्थित नगर या कारकोट नगर से भी किया जाता है। कहीं कहीं इसका जो जिक्र है वह टोंक जिले में स्थित नगर या कारकोट नगर स्थित नगर या यहाँ से भी इसका जो है वह समीकरण लिया जाता है। और मालवों में श्री सोम नामक एक राजा हुए जिनमें 225 ईस्वी में शत्रुओं को परास्त करने की उपलक्ष्य में एक यज्ञ आयोजन करवाया है। विचारकों के मतानुसार यूनानी आक्रांताओं जिनमें सिकंदर का सामना जिन्होंने किया है, मालवों ने अपने शत्रुओं पड़ोसी शूद्रकों से मित्रता स्थापित की। यूनानी इतिहासकार कॉर्टियस के अनुसार शूद्रकों और मालवों के पास 90,000 पदादी, 10,000 अश्वारोही, 900 हाथी थे, परंतु सिकंदर से यह पराजित हुए और सिकंदर ने जब आक्रोश किया तो यह जाति मूल निवास स्थान पंजाब को छोड़कर राजस्थान की ओर आई है। तो कुछ इतिहासकार तो जो हैं वह यह कह रहे हैं कि यह जो है वह पंजाब से राजस्थान की ओर आई है और उसका मुख्य रीज़न जो है वह यूनानी आक्रमण, जिनमें मुख्यतः जो है सिकंदर का लिखेंगे। इस आक्रमण के चलते जो है वह ये राजस्थान की ओर विस्थापित हुए हैं। शुंग काल में इंडो यूनानियों के आक्रमण के समय भी मालव, शिवी, अर्जुनाइन आदि जातियों ने व्यापक पैमाने पर पंजाब से पलायन किया। इनमें से कुछ ने ब्राह्मी लिपि में अपने सिक्के भी प्रचलित करवाए। यदि इन प्रारंभिक सिक्कों की तिथि ज्ञात की जाए तो राजस्थान के आगमन के समय अनुमान लगाया जा सकता है। एक इतिहासकार है रेप्सन, इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया और कहा है कि प्रारंभिक सिक्के 150 ईस्वी पूर्व के आसपास जारी किए हैं। 150 ईस्वी पूर्व के सिक्के जो है इनके जारी हैं। और पतंजलि के महाभाष्य से भी पता चल रहा है कि यवन आक्रांता दूसरी शताब्दी से पूर्व के प्रथम भाग में मध्यमिका तक आए हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि शिवी जनपद का जो है पंजाब से पलायन और मध्यमिका नगरी की ओर जो आगमन है उसका मुख्य रीज़न जो है वह सिकंदर का आक्रमण या यवन आक्रमण माना गया है। और यह भी इतिहासकार इनके लिए भी यही बात कह रहे हैं।
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजाब से इन जातियों का पलायन लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। महाक्षत्रप चष्टन, रुद्रदामन और उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के भी बहुत बड़ी संख्या में अजमेर, टोंक, मेवाड़ के चित्र में पाए गए। इनसे पता चला है कि उज्जैन के शक शासक ने मालव जनपद को अधीन कर लिया था, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी यह जानकारी मिलती है कि राजस्थान के बड़े भूभाग पर इन्होंने अधिकार कर रखा था। तो महाक्षत्रप एक तो इस मत को पुष्टि करने के लिए जो इतिहासकार रेप्सन है, इसका मत है, ठीक है। इसके अलावा चष्टन एवं रुद्रदामन यह भी इस मत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पंजाब से जो है, यह एरो जो है आप पंजाब से टोंक की ओर लगाएं, ठीक है, पंजाब से टोंक या राजस्थान की ओर, और इस मत को प्रस्तुत जो है वह इनके द्वारा किया जा रहा है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे जानकारी मिल रही है। बहुत ही फेमस अभिलेख जूनागढ़। विद्यार्थियों, जूनागढ़ जो है यहाँ पर गुजरात में है। कुछ विद्यार्थी जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वह जूनागढ़ जो है उसका संपर्क या संबंध जो है वह बीकानेर के से जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ जो जिस जूनागढ़ की बात कर रहे हैं गुजरात वाला है। नांदसा यूप लेक, नांदसा भीलवाड़ा। तीसरा मत जो है नांदसा यूप अभिलेख, गुजरात। ये जूनागढ़ जो है यह भी अभिलेख ही है, और इस अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखवाया। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक की जानकारी इस अभिलेख से हमें मिलती है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जो हैं वह फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, और इस अभिलेख से जो है वह सुदर्शन झील की जानकारी भी मिल रही थी। नांदसा भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी तिथि जो है कुल संवत 282 या 225 ईस्वी के अनुसार इक्ष्वाकु कुल, जैसे प्रख्यात मालव कुल में उत्पन्न जय सोम के पुत्र श्री सोम के कार्यों द्वारा देश के स्वतंत्रता और समृद्धि का पुनरागमन हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का आशय कि शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा पश्चिरात्र यज्ञ का संपादन किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में मालव, अर्जुनयन, योद्धा जातियों का ने समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण किया, यह जानकारी मिल रही है। तो इस अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से भी जो है वह मालव, अर्जुनयन और योद्धा आदि जातियों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया, ये जानकारी मिल रही है। प्रयाग प्रशस्ति जो है विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह हर्ष की जानकारी देने वाली प्रशस्ति है। हर्ष जो कि अंतिम हिंदू सम्राट 7वीं शताब्दी में 606 से लेकर 627 ईस्वी तक, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा जो है इस पर उल्लिखित किया। हर्ष की चरित्र की जानकारी, उसके युद्धों की और उसकी विशेषताओं की जानकारी इस प्रशस्ति पर हमें मिलती है। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में इसे हम पढ़ते हैं।
इसके अलावा जब फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाया था तब उस समय आपको जो है ये जानकारी भी दी होगी कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वह अशोक की रानी कारुवा की उसकी जानकारी देने वाली प्रशस्ति है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है क्योंकि अशोक की रानी कारुआकी के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को जो दान दिया गया था और उसके पुत्र तीवर की और कारुआकी की जानकारी देने वाली एकमात्र प्रशस्ति यही है जिस पर जगह जो है वह शेष रह गई थी। इसीलिए जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि बाण भट्ट ने इस पर जो है जानकारी अर्ज की दी। विद्यार्थियों, अभिलेख जो हैं वह पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल हैं। उसका कारण यह है कि यह जो है वह इस पर जो जानकारी दी जाती है वह जानकारियाँ जो हैं उसके साथ में काट छाँट नहीं कर सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यह जानकारी जो है वह इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साहित्य के अंदर आप जो है वो विस्तार पूर्वक जो है जानकारी देते हैं, जबकि शिलालेख या प्रशस्ति के अंदर आप जो जानकारी देते हैं वह बहुत ही कम क्षेत्र में जो है लिखनी होती है। इसीलिए जो है जो जानकारी हमें मिलती है वह जानकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। इस पर तिथि, कालक्रम, वंश, वंशानुक्रम ये जो जानकारी हमें मिलती है यह बहुत ही प्रामाणिक और सटीक मानते हैं। इसीलिए पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, प्रशस्ति, गुहा लेखों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रामाणिक जो है वह सोर्स या स्रोत मानते हैं। गुप्त शासकों ने इन जातियों की आंतरिक शासन व्यवस्था की से में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए ये मानना युक्तिसंगत होगा कि गुप्तों के समय में मालव जनपद में केंद्र के अधीन गणतंत्र व्यवस्था बनी रही होगी। कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन 532 ईस्वी में को मालव मानते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि 6ठी शताब्दी में द्वितीय चरण में यशोधर्मन ने उत्तरी समस्त भारत में मालव विजय पताका फहराई है। तो यशोधर्मन जो है उससे संबंधित एक जानकारी भी मिलती है कि कुछ विद्वानों ने यह कहा, यशोधर्मन को मालव मानते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि उत्तरी भारत में यशोधर्मन ने मालव विजय पताका फहराई। यशोधर्मन ने उत्तरी भारत में मालव विजय पताका फहराई, जिसे मालव मानते हैं। तो एक छोटे से नक्शे के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आपको जो है विद्यार्थियों हमेशा की भांति आज पुनः ये कहना चाहूँगा कि या तो नक्शा जो है वह आपके पास में पढ़ते समय खाली हो, या फिर आप जो है वह नक्शा अपने हाथ से बना लें। और यहाँ जो है इस एरिया को पंजाब कह रहे हैं, यहाँ जो है हरियाणा है, ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर टोंक की बात कर रहे हैं तो यह है राजस्थान के अंदर जो टोंक है यहाँ की बात कर लेते हैं। और पंजाब से टोंक की ओर विस्थापित है यह जो है मालव ये जो है जाति है, जिसका उल्लेख यहाँ पर हमने किया है। इसका मुख्य कारण जो है वह है ये विस्थापन जो है, इस विस्थापन का मुख्य कारण है विस्थापित, और विस्थापित का मुख्य कारण है सिकंदर
या यूनानी आक्रमण। ठीक है, बिना नक्शे के विद्यार्थियों आप जो है वह अधूरा जो है ज्ञान रखेंगे, पूरी तरह से समझ में आपको नहीं आएगा। प्राचीन भारत का विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व जो है से शुरू होता है और कृत और मालव संवत भी 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अतः विद्वान मानते हैं कि मालव संवत ही कालांतर में विक्रय संवत के नाम से प्रचलित हुआ। एक नवीन जानकारी यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। विक्रमी संवत विद्यार्थियों इधर देखेंगे, विक्रमी संवत जो है वह हमारा सबसे प्राचीन संवत माना गया है, जो कि 57 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं जो है इसकी डेट जो है वो 58 भी मिलती है। 58 से 57 ईस्वी पूर्व में यह संवत जो है वह चला है और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ये संवत चलाया। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको जानकारी है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के समय ये संवत चला है और यही जो है इतिहास में हमारा सबसे प्राचीन संवत माना गया है। ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा के 57 या 58 वर्ष पूर्व ये संवत चला है। अब कहीं कहीं जो है विक्रमी संवत का जो कनेक्शन है वह मालव संवत से भी जोड़ते हैं। मालव संवत का समय भी जो है वह 57 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इसीलिए जो है कुछ इतिहासकार यह कह रहे हैं कि विक्रमी संवत जो है वह मालव संवत ही है। कुछ विद्वान इसे पल्लव संवत भी मानते हैं, जिसकी स्थापना पूर्व ईरान में हुई थी। मालव सिक्के जो हैं वो रेड और पूर्वी राजस्थान से मिल रहे हैं। आप जब मालव सिक्के की बात कर रहे हैं तो ये रेड या पूर्वी राजस्थान से मिल रहे हैं। और सिक्के छोटे हैं आकार के और जो इसका वजन है वह लगभग 10 ग्राम तक का है। इन सिक्कों के अग्रभाग पर बौद्ध वृक्ष और पृष्ठ भाग पर सूर्य, सिंह, नंदी, अग्नि और सूर्य की चिन्ह अंकित है। आप देखिए विद्यार्थियों, आपको जो है सिक्के की बात कर रहे हैं तो ये सिक्का है। अब इस सिक्के पर जो अग्रभाग है, सिक्के पर जो अग्रभाग है उसमें बोधि वृक्ष, इसमें अग्रभाग में बोधि वृक्ष और पश्चिम भाग में पीछे की ओर जो है वह सूर्य, सिंह, नंदी, अग्नि, सूर्य, सिंह, नंदी, अग्नि, इनके चिन्ह अंकित हैं। विद्यार्थियों, ये जो चिन्ह है यह आपको उस समय के, तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी देंगे और किस धर्म से मालवों का कनेक्शन रहा है ये जानकारी देंगे। साथ ही नगर जो उनियारा टोंक ज़िले में है वहाँ के मालव सिक्के भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। एक इतिहासकार कार्लाइल है, इतिहासकार जो कि 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त कर रहा है यहाँ से, और इस क्षेत्र को मालव क्षेत्र की टकसाल कह रहा है। यहाँ से प्राप्त सिक्के हल्के और छोटे आकार के हैं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, जिसमें ब्राह्मी लिपि में लगभग 40 मालव सरदारों के नाम अंकित हैं। तो टोंक
जो हैं या ऊनियारा से हमें मालव सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये सिक्के जो हैं ये उस समय के इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। सिक्के जैसा कि हम जो हैं वह प्रथम वर्ष के इतिहास के जो वीडियो हैं उनमें चर्चा कर चुके हैं कि सिक्के आपको किसी भी राजा के क्षेत्र की जानकारी, किसी भी राजा के सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों की जानकारी, किसी भी राजा के आर्थिक स्थिति की जानकारी, किसी भी राजा के जो है वह शासनकाल में जो उसकी उपलब्धि है उसकी जानकारी, उसके द्वारा विजित जो युद्ध हैं या कालक्रम की जानकारी, उसके जो है मनोरंजन की और धर्म की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो सिक्के हैं वह सिक्के आपके जो धातु की उपलब्धता और आपके जो धातु को ढालने की जो विधियां हैं, धातु को ढालकर और उस धातु से किस प्रकार जो है वह दूसरे धातुओं में मिश्रण करके और जो है औजार या वस्तुएं बनाई गई है, यह जानकारी भी देते हैं। तो सिक्के जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को आपके सामने उजागर करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही करेंगे। यह जो आपका बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक दिया हुआ है मत्स्य जनपद और गणतांत्रिक जातियाँ, उसका सब टॉपिक मालव जनपद, उसकी चर्चा हमने की। और सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो पंजाब में रहने वाली जाति थी वह राजस्थान की ओर विस्थापित हुई। राजस्थान में प्राप्त सोर्स जो उन सोर्स से हमें इसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ पिछले के वीडियो को देखकर आपने आज का वीडियो देखा है, जो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई तथ्य समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, जो है फ़ोन के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। अपने साथी जो हैं उन्हें जोड़ें ताकि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। पढ़ते रहिए, साथ साथ में लिखते रहिए, और जो आपको समझ में नहीं आए उसके लिए जो है आप हमसे संपर्क करें ताकि आपको जो है पुनः इसकी जानकारी दे पाएँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।